मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, समाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय रीजवाना में कार्यरत हूँ। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस की शक्तियाँ और उसके कार्य का वर्णन करेंगे। इससे पूर्व हमने सीनेट प्रतिनिधि सभा का अध्ययन किया था अमेरिका की, यानी कि अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद है। प्रथम अनुच्छेद में व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस है, दूसरे अनुच्छेद में कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति है, उसका मंत्रिपरिषद है, और तीसरा अनुच्छेद में न्यायपालिका है यानी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अभिव्यक्त किया गया है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापन शक्तियाँ कांग्रेस में निहित है। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद प्रथम की उपधारा प्रथम यानी जो भाग है खंड में, उसमें कहा गया कि इसके अंतर्गत आवंटित की गई समस्त विधायिका शक्तियाँ संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होगी, जिसका निर्माण एक सीनेट व प्रतिनिधि सभा के रूप में होगा। अमेरिकी शासन व्यवस्था में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण सर्वा शक्तिशाली भूमिका, किंतु कांग्रेस की शक्तिशाली भूमिका होने के बावजूद भी वह ब्रिटिश संसद की तरह स्वच्छ नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा निर्मित कानून संविधान विरोधी होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैधानिक घोषित किए जा सकते हैं। साथ ही उसे राज्यीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अमेरिका में नियंत्रण तथा शक्ति संतुलन का सिद्धांत इतना व्यापक है कि शासन का कोई अंग चाहकर भी तानाशाही नहीं बन सकता है। इससे भी कांग्रेस की स्थिति और शक्ति प्रभावित हुई है। यानी कांग्रेस की शक्तियाँ और कार्य के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो उसमें जैसे विधायी शक्ति में जो 5 भागों में हमने व्यक्त किया है, अभिव्यक्त शक्तियाँ यानी यह शक्तियाँ संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, जैसे कर लगाने, वसूल करने की, युद्ध की घोषणा करने की, डाकघरों की स्थापना करने की, वैदेशिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करने की, विदेशी मुद्रा का मूल्य निर्धारण करने की शक्तियाँ आदि। निहित शक्तियाँ, ये शक्तियाँ अभिव्यक्त शक्तियों में निहित होती है। अभिव्यक्त शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याओं ने अभिव्यक्त शक्तियों में निहित शक्तियों का स्पष्टीकरण किया। उदाहरणतः संविधान में उल्लेख है कि कांग्रेस को वाणिज्य व्यवसाय का नियंत्रण करने का अधिकार है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने निहित अर्थ की लगभग 100 से भी अधिक निर्णयात्मक व्याख्याएं दी। उनके द्वारा कांग्रेस को बड़े विस्तृत अधिकार प्राप्त हो गए। समवर्ती शक्तियाँ यानी कि ये वे शक्तियाँ जिन पर राज्य के विधानमंडलों और कांग्रेस दोनों को विधि निर्माण करने का अधिकार है। ये शक्तियाँ निश्चयात्मक रूप से संविधान में स्पष्ट कर दी गई है। संविधान के अनुसार जो शक्तियाँ संघ को प्रदान की गई है वे राज्यों की है अथवा जनता की। निर्देशात्मक अनिर्देशात्मक शक्तियाँ, संविधान द्वारा कांग्रेस को दिए गए अधिकार अधिकांशतः अनिर्देशात्मक हैं। कांग्रेस चाहे तो उन्हें प्रयोग में ला सकती है, चाहे तो नहीं। उदाहरणतः कांग्रेस को ऋण लेने का अधिकार, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह ऋण ले ही। कांग्रेस को निर्देशात्मक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि उदाहरणतः संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अपील संबंधी अधिकार प्राप्त है और कांग्रेस के नियमों के अंतर्गत होने पर भी किसी मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख की जा सकती है। यदि कांग्रेस इस अधिकार का प्रयोग करती है तो न्याय की व्यवस्था दुर्बल हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस प्रत्येक जगह हस्तक्षेप करती रहेगी, परंतु कांग्रेस की इच्छा है कि अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग कर वह कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे शासन के अन्य विभागों की व्यवस्था खराब हो जाए। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ, संविधान तब तक संशोधित नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संशोधन को कांग्रेस के 2/3 बहुमत द्वारा स्वीकार न किया जाए। कांग्रेस की मूल शक्तियाँ विधायी क्षेत्र में ही है। वैसे कानून निर्माण करने का कार्य कांग्रेस और राष्ट्रपति दोनों के द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि समस्त विधेयक कांग्रेस द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के उपरांत ही वे कानून का रूप धारण कर पाते हैं। राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा पारित किए हुए विधेयकों को वीटो करने का अधिकार है, परंतु कांग्रेस विधेयक को 2/3 बहुमत से पुनः पारित कर वीटो या निषेधाधिकार को प्रभावहीन कर सकती है। संविधान संशोधनों के बारे में राष्ट्रपति को विशेषाधिकार अथवा वीटो करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। व्यापार व्यवसाय संबंधी शक्तियाँ, कांग्रेस को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक अधिकार प्राप्त हैं। वह उनको नियंत्रित करने के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। वह माप तोल को नियमित करने, कॉपीराइट और पेटेंट के नियमों की व्यवस्था करने, कारखानों में मजदूरों के कार्यों की दशा आदि के संबंध में नियम बना सकती है।
वाणिज्य शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक लिया गया है, यानी कि उसमें यातायात, संचार साधन, समागम की को शब्द महत्वपूर्ण शाखाएं जैसे रेल, डाक, तार आदि शामिल है। राज्य संबंधी शक्तियां, नए राज्यों को संघ में सम्मिलित करने और विभिन्न राज्यों में प्रादेशिक परिवर्तन करने का अधिकार भी कांग्रेस को ही प्राप्त है। प्रारंभ में संयुक्त राज्य संघ के अंतर्गत 13 राज्य थे, जबकि आज उनकी संख्या 50 है। ये कांग्रेस के व्यवस्थापन का ही परिणाम माना जा सकता है। न्यायिक शक्तियां, जैसे कि कांग्रेस न्यायिक कार्य भी करती है। कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दूसरे संघीय अधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है, जिसकी सीनेट जांच करती है। कांग्रेस संघीय कानूनों के विरुद्ध अपराधों की व्याख्या कर सकती है, परंतु उसे सामान्य अपराधों की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि वह राज्यों के क्षेत्र में शामिल है। वही यह निश्चित करती है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे। उनकी नियुक्ति में भी सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत कांग्रेस न्यायाधीशों का वेतन भी निर्धारित कर सकती है और पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र की व्यवस्था कर सकती है। निम्न वर्गीय संघीय न्यायालयों का निर्माण भी कांग्रेस को स्वीकृति से ही किया जा सकता है और वही इन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की व्यवस्था करती है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, शक्ति विभाजन के सिद्धांत के होते हुए भी कांग्रेस बहुत हद तक कार्यकारिणी के विभागों पर नियंत्रण रखती है। वह विनियमों द्वारा मंत्रिमंडल की छोटी से छोटी बात का विनियमन कर सकती है, जैसे विभाग की संख्या नियत करना, उनके आंतरिक संगठन की व्यवस्था करना, मंत्रियों और अन्य उच्च अधिकारियों का वेतन नियत करना, कार्यक्षेत्र नियत करना आदि। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में भी कांग्रेस का हाथ होता है। राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाली समस्त उच्च वर्गीय नियुक्तियों के लिए सीनेट की अनुमति लेना आवश्यक है, अन्यथा वह नियुक्तियां मान्य नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त सीनेट के प्रति शिष्टाचार की मांग है कि राष्ट्रपति को किसी राज्य में केवल उन व्यक्तियों की नियुक्ति करना चाहिए जिनकी उस राज्य से संबंधित सीनेटर पसंद करें। देश की सुरक्षा का अधिकार, देश की सुरक्षा के संबंध में कांग्रेस की शक्तियां प्राय असीमित है। इस पर संविधान में केवल एक ही प्रतिबंध है कि राष्ट्रपति प्रधान सेनापति होगा और सेना के नियोजन 2 वर्ष से अधिक नहीं किए जाएंगे। कांग्रेस सेनाओं का निर्माण और उनकी व्यवस्था कर सकती है। वह जन सेवा तथा सैनिक दलों का निर्माण कर सकती है और राज्यों की सेना के संगठन की व्यवस्था कर सकती है। कांग्रेस युद्ध की घोषणा करती है। वह प्रत्येक सामर्थ्य व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा में भाग लेने अथवा सैनिक सेवा देने के लिए बाध्य कर सकती है। वही देश की सेना के व्यय के लिए धन स्वीकार करती है। वही यह निश्चय करती है कि सेना कितनी संख्या में रखनी उपयोगी होगा, सेना को किन शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित किया जाए। राज्य के सेना संबंधी अधिकार भी कांग्रेस के अधीन है, क्योंकि वे शांति के समय भी बिना कांग्रेस की अनुमति के स्थायी सेना अथवा जहाज नहीं रख सकते। महाभियोग लगाने का अधिकार, यानी कांग्रेस को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं संघीय सरकार के अन्य व उच्च पदाधिकारियों पर तथा न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का अधिकार प्राप्त है। अभियोग प्रतिनिधि सभा द्वारा लगाए जाते हैं और सीनेट उनका निर्णय करती है। यदि सीनेट का निर्णय महाभियोग के पक्ष में हो तो अपराधी पदाधिकारी को अपना पद त्याग करना ही पड़ता है। कांग्रेस को दोनों सदनों के अपने सदस्यों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। निर्वाचन संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय किसी व्यक्ति को पूर्ण बहुमत प्राप्त न होने पर कांग्रेस को उनमें से राष्ट्रपति चुनने का अधिकार। कांग्रेस को सीनेटरों और प्रतिनिधियों के चुनाव के समय, स्थानों और विधि के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। कांग्रेस का प्रत्येक सदन अपने सदस्यों का निर्वाचन संबंधी योग्यता निश्चित करता है और निर्णय करता है कि उनका चुनाव वैध है या अवैध है। 1926 ईस्वी में पेंसिल्वानिया से विलियम एस बियर और इलिनॉइस से फ्रैंक एल स्मिथ सीनेट के सदस्य चुने गए, लेकिन सीनेट में इन सदस्यों को सदन में इस आधार पर पद ग्रहण नहीं करने दिया कि उन्होंने अपने चुनाव में भारी धनराशि खर्च की थी। कांग्रेस सीनेट और प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन को रद्द कर सकती है यदि वह ऐसा करना न्यायसंगत समझे। संधियों का अनुसमर्थन या पुष्टि का अधिकार, सीनेट राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित संधियों की पुष्टि करती है और व्यवहार में राष्ट्रपति उनको वास्तविक रूप में स्वीकृत करने से पूर्व सीनेट का समर्थन प्राप्त कर लेते हैं। बिना सीनेट की स्वीकृति के राष्ट्रपति किसी संधि या युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति विल्सन द्वारा की गई 1919 की वर्साई की संधि को सीनेट ने मानने से अस्वीकार कर दिया था। फलतः संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका।
इसके अलावा क्लिंटन के कार्यकाल में कांग्रेस ने सीटीबीटी संधि के हस्ताक्षर को अस्वीकार कर दिया था, जबकि राष्ट्रपति ओबामा की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य परियोजना संबंधी बिल दिसंबर 2009 के तीसरे सप्ताह में बड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेस ने मंजूरी दी। ऐसे ढेरों उदाहरण देखे जा सकते हैं। अमेरिका में वित्तीय अधिकार, कांग्रेस को कर लगाने, वसूल करने और चुकाने का अधिकार है। वह देश की सुरक्षा और सामान्य हित के लिए नियोजन कर सकती है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए कर सारे देश पर लागू होते हैं, किंतु राज्यों के आयात पर वह कर नहीं लगा सकती। यद्यपि व्यवहार में राष्ट्रीय बजट राष्ट्रपति की देखरेख में तैयार किया जाता है, परंतु उसको पारित कांग्रेस ही करती है। कांग्रेस को ही उसमें संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। कभी कभी तो वह उसमें ऐसे परिवर्तन भी प्रस्तावित कर देती है कि उसका वास्तविक स्वरूप ही बदल जाए। अपने इस अधिकार के प्रयोग द्वारा कांग्रेस प्रशासकीय विभागों पर अपना पर्याप्त नियंत्रण और प्रभाव रखती है। हम कह सकते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियां बहुमुखी विश्व का शक्तिशाली निकाय है, लेकिन अमेरिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों ने उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया है। हम आज इतना अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।